तकरीबन 3 साल पहले मैंने ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे और पाकिस्तान बनाए जाने की तारीख पर कई वीडियोस बनाए थे। उन वीडियोस में आखिरी कुछ वीडियोस सूबा सरहद के उस दौर की हिस्ट्री के बारे में थी। कुछ वजूहात से मैं उसके बाद उस पर आगे वीडियोस नहीं बना पाया। अब मैं उस दौर से जुड़ी तारीख पर कुछ और वीडियोस बनाना चाहता हूँ। 3 साल के वक्फे के बाद मैं उस हिस्ट्री पर बोलना शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ दोहराव आ जाए। कुछ बातें जो मैं पहले की वीडियोस में कह चुका हूँ, हो सकता है कि उनमें से कुछ को मैं फिर से दोहरा दूँ, क्योंकि मुझे ठीक से याद भी नहीं कि कौन कौन से इश्यूज पर मैं बोल चुका हूँ। मैं बात शुरू करूँगा उस बैकग्राउंड को बताने से, जिसके बाद सूबा सरहद में हिंदू और सिख समाज पर हमले हुए और कई सौ हिंदू और सिख कत्ल कर दिए गए। सूबा सरहद को सरहदी सूबा भी कहते थे। अंग्रेजी में इसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। अब सूबा सरहद का नाम बदलकर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। क्योंकि उस दौर में इसे सूबा सरहद कहते थे, इसलिए मैं इस वीडियो में इसी नाम का इस्तेमाल करूंगा। 1946 के इलेक्शंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कोशिश कर रहे थे कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने में, आर्जी सरकार बनाने में सेंटर में मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोऑपरेट करें, सहयोग करें। नेहरू की तजवीज़ ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 14 या 15 वजीर हों, जिनमें 6 कांग्रेस के हों, 5 मुस्लिम लीग के हों, 3 ईसाई और 1 पारसी हो। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट में जो मुसलमान मिनिस्टर्स हों, वो सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं। जिन्ना की इस शर्त की वजह से समझौते में रुकावट खड़ी हो गई। सूबा सरहद में 93% मुस्लिम आबादी थी, 93%। यहाँ मुस्लिम लीग की नहीं बल्कि खुदाई खिदमतगारों की इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी। ऐसे में सूबा सरहद की नुमाइंदगी सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग कैसे कर सकती थी? पंजाब की भी यही स्थिति थी, यही हालत थी। वहाँ भी मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री नहीं थी। इसलिए जिन्ना साहब की ये शर्त कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट में शामिल होने वाले सभी मुस्लिम मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से ही हों, किसी भी तरह से वाजिब नहीं थी। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री का ये वो दौर था जब अलग अलग फिरकों के लोगों को एक दूसरे पर पहले जैसे यकीन नहीं रहा था। अमन और कानून की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इस दिन कलकत्ता में बहुत बड़े लेवल पर कत्लेआम हुआ। उस दिन कत्लेआम शुरू हुआ और 3-4 दिन चलता रहा। अपनी एक वीडियो में मैं उसका डिटेल बता चुका हूँ, डिटेल में जिक्र कर चुका हूँ। मेहरबानी करके आप वो वीडियो भी देख लें। जिन्ना की मांग को दरकिनार करते हुए नेहरू ने 24 अगस्त 1946 को इंडिया की पहली इंटरिम मिनिस्ट्री का ऐलान कर दिया, ब्रिटिश इंडिया की। इस सारे मामले को लेकर वायसराय लॉर्ड वोवेल के बारे में लोगों की अलग अलग राय है।
उस पर हम अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिन तीन मुसलमानों को शामिल किया वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। ये तीन मुसलमान थे बैरिस्टर आसिफ अली, सर शफात अहमद खान और सईद अली ज़हीर। मुसलमानों के लिए 2 सीटें और छोड़ दी गई ताकि बंगाल और सिंध की नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग अपने 2 मेंबर्स कैबिनेट में शामिल कर सके। लॉर्ड वोवेल चाहते थे कि मुस्लिम लीग के लिए टोटल 5 सीटें छोड़ी जाएं, लेकिन नेहरू ने उनकी ये बात नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सत चंद्र बोस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और बाबू जगजीवन राम कैबिनेट के लिए नॉमिनेट किए गए थे। सिखों के नुमाइंदे के तौर पर सरदार बलदेव सिंह, पारसियों के नुमाइंदे के तौर पर CH बाबा और इंडियन ईसाइयों के नुमाइंदे के तौर पर जॉन मथाई को शामिल किया गया था। इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट में आरजी सरकार में शामिल हुई। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसे एक पार्टी की सरकार मानकर इसका विरोध किया। जिन्ना ने इसे वायसराय के पहले किए गए वादों के खिलाफ बताया। कांग्रेस 2 सितंबर 1940 को इस तरह अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हुई और मुस्लिम लीग ने उसी दिन काला दिन मनाया। पूरे इंडिया में मुस्लिम लीग के हिमायतियों ने अपने घरों और दुकानों पर काले झंडे लगाए। मुस्लिम लीग के बिना इस तरह सेंटर में आरजी सरकार बनाना मसले का हल था भी नहीं। उससे कोई मकसद पूरा नहीं होता था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भी आखिर ये बात महसूस की। अंग्रेजों ने जिन्ना पर जोर डाला कि अंतरिम सरकार में वो शामिल हों। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि आरजी सरकार से बाहर रहने से मुसलमानों के हितों को, मुसलमानों के मफादात को नुकसान ही पहुंचेगा। इस मसले पर लॉर्ड वोवेल और जिन्ना के बीच कुछ मीटिंग्स हुई और फिर 25 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग आरजी सरकार में शामिल हो गई। 25 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के वजीरों के लिए जगह बनाने के लिए सरत चंद्र बोस, शफात अहमद खान और सईद अली ज़हीर ने आरजी सरकार में अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। इस तरह 5 सीटें खाली हो गई और उन पर मुस्लिम लीग के 5 मुसलमान वजीर बनाए गए। जिन्ना खुद आरजी सरकार में शामिल नहीं हुए। लियाकत अली खान, आई चुंदरीगर, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली और जोगिंदर नाथ मंडल मुस्लिम लीग की तरफ से आरजी सरकार में शामिल हुए। ये 4 मुसलमान थे, मैं गलती से 5 बोल गया पहले। 4 मुसलमान थे और एक जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे। ये 5 मिनिस्टर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ओर से आरजी सरकार में शामिल हुए। यह भी एक दिलचस्प बात है कि जिन्ना इस शर्त पर अड़े थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग से जुड़ा कोई मुसलमान ही वजीर बनेगा, जबकि खुद उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से जोगिंदर नाथ मंडल को वजीर बनवा दिया, जो कि शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से हिंदू थे। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान बनाए जाने के हिमायती थे। वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने, वजीर कानून। हालांकि वो बाद में पाकिस्तान छोड़कर भारत में ही आ गए थे और इंडिया में ही उनकी मौत हुई। खैर, अब ये जो आरजी क्रिश्चियन गवर्नमेंट बनी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग आ तो गई,
पर ये दोनों सियासी जमातें आपस में मिलजुल कर काम नहीं कर सकी। आरज़ी सरकार में कांग्रेस और लीग के लोगों के आपसी मनमुटाव और एक दूसरे पर यकीन ना होने की एक अलग कहानी है। उस पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, वो इतना मैटर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज़ाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कानून को बनाने के लिए चुनी गई थी। इसका मकसद यही था कि जब ब्रिटिश साम्राज्य की इंडिया पर हुकूमत ख़त्म हो तो आज़ाद इंडिया में सरकार चलाने के लिए इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए लोग चुने गए थे। मुस्लिम लीग के आरज़ी सरकार में शामिल होने के बाद जिन्ना अब इस बात पर जोर देने लगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास ना बुलाया जाए, सेशन ना बुलाया जाए। खान अब्दुल वली खान साहब ने अपनी किताब फैक्ट्स आर फैक्ट्स में लॉर्ड वॉवेल पर इल्ज़ाम लगाए हैं। वली खान साहब के मुताबिक लॉर्ड वॉवेल नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन बुलाया जाए। उनके मुताबिक लॉर्ड वॉवेल तब भी अपने ब्रेक डाउन प्लान को कामयाब देखना चाहते थे। ये वली खान साहब का अपना ख्याल है। ये वो वक्त था जब इंडिया के कई हिस्सों में फसाद चल रहे थे। अगस्त में कलकत्ता में बड़े लेवल पर दंगे हो चुके थे, जिसमें हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। 10 अक्टूबर को बंगाल के नोआखली में कत्लेआम शुरू हुआ, जो कई दिन तक चलता रहा। इसमें हिंदुओं के खिलाफ बहुत जुल्म हुआ। ये नोआखली अब बांग्लादेश में है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस में कत्लेआम शुरू हुए। इसमें भी हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। इस कत्लेआम का निशाना मुसलमान थे। हजारों मुसलमानों को बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस में कत्ल कर दिया गया था। जहां एक तरफ बहुत बड़ी तादाद में बेगुनाह हिंदू और मुसलमान जगह जगह कत्ल किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपसी सियासी जंग में जुटे हुए थे। बंगाल और बिहार में हजारों बेगुनाह हिंदू मुसलमान कत्ल कर दिए गए थे। अपने ही हम वतनों ने ऐसे ऐसे जुल्म किए कि जिसका जिक्र करते हुए ज़बान थरथराने लगती है। लेकिन इस वक्त तक सूबा सरहद में पाकिस्तान को लेकर कोई खूनी फसाद नहीं हुए थे, चाहे टेंशन बनी हुई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो इजलास सूबा सरहद में हिंदू सिखों के कत्लेआम को उकसाने की एक वजह बनने वाला था। सूबा सरहद में कत्लेआम की शुरुआत जिला हजारा से होने ही वाली थी। 9 दिसंबर 1946 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन बुलाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि उनके बायकॉट की वजह से इजलास को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग के बायकॉट के बावजूद इजलास करने का फैसला लिया। सूबा सरहद की मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इजलास से ठीक पहले हजारा जिले की माइनॉरिटीज हिंदुओं और सिखों को अपनी खूंखार पॉलिसी का निशाना बनाने का फैसला लिया। सूबाई मुस्लिम लीग इस कत्लेआम से खुदाई खिदमतगार मिनिस्ट्री को अपनी ताकत दिखाकर डराना भी चाहती होगी। खुदाई खिदमतगार से जुड़ी हिस्ट्री, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट और उनकी सरकार के संबंध में जो हिस्ट्री है, उस पर मैं कुछ वीडियोस 3 साल पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हों
तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हज़ारों मुसलमानों के कत्ल बिहार में और यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुए थे। वहाँ की तस्वीरें हज़ारा और सूबा सरहद के दूसरे इलाकों के लोगों को दिखाकर उनको भड़काया गया। सूबा सरहद के सिखों के खिलाफ दंगाइयों को भड़काने के लिए ये झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों का कत्लेआम ईस्ट पंजाब में भी हुआ है, जहाँ सिखों की कुछ ज़्यादा आबादी थी। हालांकि सिख वहाँ भी एक माइनॉरिटी थे, अक़लियत थे सिख ईस्ट पंजाब में भी। इस बात में कोई शक नहीं कि ईस्ट पंजाब में कत्ल किए गए मुसलमानों की तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। लेकिन यह भी सच है कि जब हज़ारा में हिंदू सिखों के कत्लेआम हुए, तब तक ईस्ट पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू नहीं हुआ था। तब तो पंजाब में सर खिज़र हयात खान की प्रीमियरशिप वाली मिनिस्ट्री चल रही थी। पंजाब में कत्लेआम खिज़र हयात खान साहब के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने अपना इस्तीफा अगले साल 1947 के मार्च के शुरू में दिया था। पंजाब में कत्लेआम मार्च के पहले हफ्ते से शुरू हुआ था लाहौर से, जबकि हज़ारा में कत्लेआम दिसंबर 1946 में हुआ, जो कि जनवरी के पहले 2 हफ्तों तक भी जारी रहा था। दंगाइयों को भड़काने के लिए बिहार के मुस्लिम कत्लेआम की तस्वीरों को ईस्ट पंजाब की तस्वीरें बताया गया था। सरकार अंग्रेजी के जुल्मों का सामना नॉन वायलेंस से करने वाले खुदाई खिदमतगार मुसलमानों के सामने मुस्लिम लीग के हमायतियों द्वारा सूबा सरहद में माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम एक ऐसा चैलेंज था जिसकी खुदाई खिदमतगारों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सूबा सरहद में मुस्लिम लीग का सबसे ज़्यादा असर ज़िला हज़ारा में था। उस समय का ज़िला हज़ारा अब हज़ारा डिवीज़न है। फरवरी 1946 में सूबा सरहद की सूबाई असम्बली के लिए हुए चुनाव में हज़ारा जिले की 9 सीटों में से 8 सीटों पर मुस्लिम लीग ने ही जीत हासिल की थी। यही वजह थी कि बेगुनाहों का लहू बहाने के लिए मुस्लिम लीग के लोगों ने ज़िला हज़ारा को चुना, क्योंकि वहीं पे मुस्लिम लीग का जोर था। मुस्लिम लीग ने अपने हथियारबंद विंग मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के साथ मिलकर 8 दिसंबर 1946 को कत्लेआम की शुरुआत की। यह मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास बुलाए जाने के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने का तरीका भी था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास रोके जाने की एक नासमझ कोशिश भी थी और सूबा सरहद की खुदाई खिदमतगार मिनिस्ट्री को डराने का तरीका भी था। सबसे पहला हमला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास शुरू होने से एक दिन पहले 8 दिसंबर 1946 को हज़ारा के बठल गांव पर किया गया था। इस हमले में 9 हिंदू और सिख दुकानदारों को कत्ल कर दिया गया था। उसके बिल्कुल अगले दिन यानी 9 दिसंबर को अगरोर में हमला हुआ और 2 हिंदू दुकानदारों को मार दिया गया। वहाँ घरों को आग लगा दी और वहाँ एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे को भी आग लगा दी। इस तरह से ये हमले शुरू हुए और हज़ारा के कई गांवों पर हमले हुए। कई हिंदुओं और सिखों को मार दिया गया। हज़ारा के कत्लेआम पर मैं 4 या 5 वीडियोस पहले बना चुका हूँ, लगभग 3 साल पहले। अगर वो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना आप। ये जो हमले थे ये ज़िला हज़ारा में और बाद में सूबा सरहद के दूसरे ज़िलों में कत्लेआम की शुरुआत थी।